इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा उस हवाले से मैं रशियन स्कॉलरशिप को कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं HSC यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में मालूमात को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम एडमिशन प्रोसेस के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद हम जो हमें फैसिलिटीज दी जाती हैं या स्टाइपेंड वगैरह होता है या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उस हवाले से गुफ्तगू करूंगा और साथ में हम डॉक्यूमेंट्स हम प्रोसेस के दरम्यान में बताएंगे जहां पर वो एग्जिस्ट करते हैं। देखें, जो HSC की स्कॉलरशिप है ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें आपको मखसूस स्टाइपेंड दिया जाता है, आपकी एजुकेशन फ्री होती है। अच्छा, जो बुनियादी सी चीज है ना जो आपको हमेशा काम आती है वो आपकी सीवी। आपकी सीवी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनी होनी चाहिए, जिसके लिए हमेशा मैं यूरोपास की वेबसाइट रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज रिसर्च प्रपोजल, उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर जो आप देंगे। तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट हैं तो आपको सबसे पहले मोफा जाना चाहिए, मोफा जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुनिया जहान में मुख्तलिफ किस्म के अगवा होते हैं और उनमें जो केस होते हैं सामने आते हैं वो आता है अगवा बराए तवान के। लेकिन ये अपनी तर्ज का मेरी जिंदगी का एक अनोखा अगवा है कि जिसमें अगवा बराए वीडियो का केस है और मुझे अगवा किया गया शहजादा आलम की जानिब से और उनका कहना है कि आप रशिया के हवाले से एक वीडियो बनवाएं। क्योंकि मैं रशिया में रिसेंटली स्कॉलरशिप हुई तो उस हवाले से शहजादा साहब मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे। जब हम हाथ ना आए तो आज उन्होंने क्या कहते हैं कि इंटरव्यू बेजबर करने का फैसला किया और वो हमें यहाँ पर खींच लिया। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा उस हवाले से मैं रशियन स्कॉलरशिप को कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं HSC यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में मालूमात को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम एडमिशन प्रोसेस के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद हम जो हमें फैसिलिटीज दी जाती हैं या स्टाइपेंड वगैरह होता है या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उस हवाले से गुफ्तगू करूंगा और साथ में हम गुफ्तगू करेंगे कि रशिया इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो में किस जगह खड़ा है, किस जगह स्टैंड कर रहा है, किस जगह एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर हम वो बातें करेंगे कि जो हमारे सामने बैठे शहजादा आलम साहब हमसे सवाल करेंगे जो कि कैमरे के सामने नहीं आ रहे लेकिन हमारे सामने बंदूक ताने खड़े हैं। तो ये वो मामला जिस पर मैं एहतजाज भी नहीं करता। चलिए इसके साथ मैं बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस दफा ओपन डोर स्कॉलरशिप जो कि रशिया की गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है दुनिया भर के तालिब इल्मों को, उसमें मेरा नाम भी आया और मैं इस सितंबर के इंटेक में जा रहा हूँ इंशाल्लाह। और इसके साथ मेरा कुछ एक्सपोजर था, एक्सपीरियंस होगा मुझे कि किस तरह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ ममालिक के लिए पहले भी अप्लाई कर चुका था और रशिया के लिए भी अप्लाई किया। बाकी ममालिक में नहीं हुआ, कुछ में वेटिंग लिस्ट में रशिया में हो गया, ये मेरी खुशकिस्मती है। और फिर मेरा एक्सपीरियंस ये भी रहा कि यूनिवर्सिटी में किस तरह अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को गाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जो नाकाम हुआ हो। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। और जहां तक अभी दरमियान में वीडियो में कट लगाकर शहजादा साहब बता रहे थे मुझे कि ये बताएं डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, तो मैंने कहा नहीं, डॉक्यूमेंट्स हम प्रोसेस के दरमियान में बताएंगे जहां पर वो एग्जिस्ट करते हैं। और डॉक्यूमेंट्स के लिए जो सबसे पहला और जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है शौक, मोटिवेशन और जज्बा। वो आपकी अपनी जात का है। आपकी जात अगर मोटिवेशन से खाली है तो आप स्कॉलरशिप नहीं ले सकते और ये वह डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए होता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। ये है तो सब कुछ है, शौक आपसे हर चीज करवा लेगा, हर काम करवा लेगा और आप दुनिया को काट कर कहीं आगे पहुंच जाएंगे। दुनिया की टॉप 308 नंबर पर आती है, 308वें नंबर पर है QS रैंकिंग में। तो शहजादा साहब इस डिपार्टमेंट में आ चुके हैं और मजे की बात यही है मीडिया का डिपार्टमेंट चूज किया। मीडिया का डिपार्टमेंट टॉप 300 में आता है दुनिया भर में। देखें, जो HSC की स्कॉलरशिप है ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें आपको मखसूस स्टाइपेंड दिया जाता है, आपकी एजुकेशन फ्री होती है। अच्छा, जो स्टाइपेंड दिया जाता है ना, सीनियर्स कहते हैं कि उस स्टाइपेंड में आपका हॉस्टल कवर होगा, आपका जो लोकल ट्रांसपोर्ट का सोशल कार्ड होता है वो कवर होगा, लेकिन जो आपका खाना है ना वो आपको खुद करना पड़ेगा मैनेज।
जिसकी कॉस्ट लगभग 3 से 7 हज़ार रबल्स के दरमियान बताई जाती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना खाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में 20,000 के राउंड अबाउट बंदे के पास अमाउंट होनी चाहिए पर मंथ वहां पर ना, अपने एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए। तो ये स्कॉलरशिप दुनिया भर के स्टूडेंट्स को दी जाती है जो कि इस काबिल होते हैं कि जो आगे विलिंग स्टूडेंट हैं कुछ करने के लिए, पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको हासिल कर लेते हैं तो इससे भागना नहीं चाहिए और इसको अवेल करना चाहिए। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो HSC में स्टेम के सिर्फ एक ही प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस के और मैथ के रिलेटिव है, लाइक वो है मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स जो कि डेटा साइंस का हिस्सा है। और उसके अलावा ह्यूमैनिटीज है, लॉ का एक कोर्स है, इकोनॉमिक्स के काफी सारे कोर्स हैं, मैनेजमेंट के काफी सारे कोर्स हैं, मीडिया का एक कोर्स है, इस तरह पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। तो इस तरह के, और असल में इनका यह है कि शहजादा इनकी आपने वेबसाइट देखी, आपकी स्कॉलरशिप भी उस दौरान देखा होगा, एक मेजर में इनके ना 7 सब्जेक्ट हैं जो कि चूज करते वक्त बड़ा लुत्फ आता है कि आप अपनी मर्जी का सब्जेक्ट ले रहे होते हैं और आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन स्टैंडर्ड में जाने का मौका मिल रहा होता है। तो ये इतना ही आसान है कि जितना ना आप एक आंखों वाले बंदे को ना रास्ता देखना आसान है ना, उतना ही आसान है कि वो अपने पोर्टल से ना जाकर अपना कर सके। क्या करना है आपने, पहले अपने प्रोग्राम देखना है, उसमें देखना है इसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप दस्तयाब है या नहीं, फिर आपने उस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने में क्या है कि आपने फकत अपने वो बुनियादी इंफॉर्मेशन देनी है, आपको डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपकी ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से है, उसका इलाका कौन सा था, आपने आगे किस में जाना है, क्या क्या सब्जेक्ट में जाना है। उसके बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्स में वो कहते हैं आप अपने ट्रांसक्रिप्ट दे दें, आप अपना पासपोर्ट दे दें, आप अपनी डिग्री की कॉपी दे दें, आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे दें, अगर आपका रिसर्च वर्क है तो रिसर्च प्रपोजल दे दें, अगर आपका क्या कहते हैं उसको दूसरा वो जो होता है सिलेबस वाला, क्या बगैर रिसर्च के है, फर्ज रिसर्च नहीं है तो उसमें आपको इंटरव्यू देना होता है, कोर्स वर्क है तो उसमें आपको इंटरव्यू देना होता है। तो ये चीजें हैं, इसमें सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है कि वो आपसे ना क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। मेरे एक दोस्त का GMAT टेस्ट भी हुआ और ही वाज हैप्पी दैट ही वाज सेइंग दैट टेस्ट वाज टू मच यूनिक, और वो कह रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम किसी भी इस तरह के यूनिक टेस्ट में अपेयर हुआ हूं एंड ही वाज थिंकिंग लाइक this was a kind of joyful for him, so best wishes for him, inshallah he will support। मेरे ख्याल में आपका अपना भी हुआ था। देखिए बात है, मेरे 4 टेस्ट हुए थे, 2 हमारे ओपन डोर स्कॉलरशिप वालों का ये होता है ना कि ओपन डोर स्कॉलरशिप वालों के लिए 2 क्वालिफाइंग टेस्ट होते हैं, ठीक है। 2 क्वालिफाइंग टेस्ट होने के बाद उनके लिए सेकंड राउंड में फाइनल टेस्ट होता है। वो टेस्ट इसलिए होता है, हमारे पास 12 से 13 यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन होता है, हम जिस यूनिवर्सिटी में चाहे कम स्टाइपेंड वाली में चाहे कम स्टाइपेंड वाली में चले जाएं, ज्यादा वाले में चाहे ज्यादा वाले में चले जाएं, हमें भी रोक टोक नहीं होती, हम आजाद होते हैं अपने यूनिवर्सिटी को चूज करने में। और लेकिन जो आप लोग होते हैं जिनकी यूनिवर्सिटी की होती है, आपके लिए वो एक क्राइटेरिया कि आप सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई कर सकते हैं जिसकी आपकी स्कॉलरशिप हुई है। हम आजाद होते हैं, हम जहां मर्जी चले जाएं, किस मर्जी स्टेट में जाएं, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में जाएं। तो ये एक बेनिफिट है जो आपको नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं आपको खुशकिस्मत समझता हूं कि आपको एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर जो एक यूनिवर्सिटी पूरा कर रही है उसमें आपने स्कॉलरशिप सिक्योर किया है। और सबसे पहली चीज मैंने बताई है कि वो आपका है पैशन, सेल्फ मोटिवेशन, आपका शौक, आपका वो पागलपन के जो आपको ना मजबूर करे कि आप स्कॉलरशिप हासिल करें। पहली चीज तो है वो। दूसरी चीज सबसे जो बुनियादी सी चीज है ना जो आपको हमेशा काम आती है वो आपकी CV। आपकी CV एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनी होनी चाहिए, जिसके लिए हमेशा मैं यूरोपास की वेबसाइट रेकमेंड करता हूं, ठीक है। और दूसरी चीज रिसर्च प्रपोजल, उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर जो है कि आपके पास 2 कम से कम प्रोफेसर के हों, और उसके बाद आपके पास होना चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट जो कि HSC से सर्टिफाइड होनी चाहिए, यानी कि वो अटेस्ट होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए, आपकी डिग्री अटेस्टेड होनी चाहिए, आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स IBCC से और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी बोर्ड से जो आपके हैं वो होने चाहिए, अटेस्ट होने चाहिए। ये वो डॉक्यूमेंट्स है शहजादा कि जो स्टूडेंट को अपने 8वें सेमेस्टर के
2 महीने बाद तैयार कर लेने चाहिए। ज्यादा इसमें इसमें आपको स्कॉलरशिप की डेट के अनाउंस होने का वेट नहीं करना चाहिए। इसमें आपको अनाउंस बिल्कुल किसी चीज का वेट ना करें। आपको ट्रांसक्रिप्ट मिली, उसको टेस्ट करवाने के लिए अप्लाई करना, आपको डिग्री मिली, उसको टेस्ट करवाने के लिए अप्लाई करवा रहे हैं। अभी जैसे डिग्री अभी 7वां सेमेस्टर चल रहा है, आप अपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट ना टेस्ट करवाना शुरू कर दें। इसका जो सबसे बड़ा फायदा यह है ना कि दरमियान से बैरियर खत्म हो जाते हैं। उधर से आपकी स्कॉलरशिप अनाउंस हुई और तक से आपने ना अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने में ज्यादा मैं समझता हूँ कि 2 से 3 घंटे का भी काम नहीं होता। मैक्सिमम आपने अप्लाई किया, आपको खुद ही अंदाजा, आपको मैक्सिमम 45 से 50 मिनट लगे हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी थे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो आप चाहे जितनी मर्जी स्कॉलरशिप्स आ जाए, आपको चाहे घर दावतनामा भेज दें, आप कभी भी स्क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। ये उसी तरह कि जनाब अगर आपने पानी पीना है तो खाली गिलास आपसे मुंह लगाए रखें, तो वो पानी आप कभी भी प्यास नहीं बुझा सकेंगे। प्यास बुझाने के लाजिम है गिलास में पानी हो, ठीक है। आप जब तक वो खाली छवि वो अपने सामने रखी रखेंगे, आपकी भूख नहीं मिटेगी। जब उसमें रोटी डालेंगे तो आपकी भूख मिटेगी। इसी तरह आप स्कॉलरशिप देखते रहेंगे, वेबसाइट विजिट करते रहेंगे, हमेशा वो वीडियोस देखते रहेंगे स्कॉलरशिप कैसे, लेकिन आप स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो, आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो है। हाँ, एक और मैं चीज का इजाफा कर दूं, लाजिम नहीं कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताएंगे हर सूरत चाहिए हो, कभी इनसे ज्यादा चाहिए हो सकते हैं, कभी इनसे कम चाहिए हो सकते हैं। बाज़ का जीमेट टेस्ट चाहिए होता है, बाज़ का जीआरई टेस्ट चाहिए होता है, बाज़ का आईएस टेस्ट चाहिए होता है, बाज़ का आईएस टेस्ट नहीं चाहिए होता है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, तो इनको आप मेरे ख्याल में आपको डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी करने चाहिए। सबसे ज्यादा जैसे मैंने पहले बताया कि आपके डॉक्यूमेंट सारे टेस्ट होने चाहिए, तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट टेस्ट हैं तो आपको सबसे पहले मोफा जाना चाहिए। मोफा जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। मोफा जाएंगे, मोफा से आप टेस्ट करवाएंगे, अगेन टेस्ट करवाएंगे, 30 या 40 रुपए लेते हैं एक डॉक्यूमेंट के, ठीक है। वहां से आप टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद फिर आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेना होती है, फिर आप रिकॉग्निशन के लिए जाते हैं, और उसके बाद आपका वीजा का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और इसके साथ आपको रशियन ट्रांसलेशन चाहिए होती है, वो चाहिए होती है आपके पासपोर्ट की, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट की, आपकी डिग्री की, आपकी ट्रांसक्रिप्ट की। ये 4 चीजें हैं कि जिनकी आपकी ट्रांसलेशन चाहिए होती है। और ट्रांसलेशन करवाने के बाद उनको आपने किसी भी वकील से जाकर लीगलाइज करवाना हो तो वो नोटरी के ना स्टैंप लगा देते हैं। वो 3 स्टैंप लगाते हैं, और एक पेज के मेरे ख्याल में 30 या 40 रुपए लेते हैं। आपने भी करवाई, आपको बेहतर अंदाजा होगा, मुझे याद नहीं है सही से, लेकिन 30 या 40 रुपए से ज्यादा नहीं होता। तो आपको आपने वो फिर माशाल्लाह रंगीन काम किया ना, मैं यहाँ पर क्या बताऊं। तो आप अमीर लोग हैं। तो ये सिलसिला है, यही जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसके बाद फिर आपकी लीगलाइजेशन होती है, वो एम्बेसी से होते बहुत अपॉइंटमेंट तो खैर बात का मसला है। अनिश यही देखें शहजादा, इस पर मैं कोई हतमी बात नहीं कर सकता कि फाइनल जिसको आप टाक कह सकें। जिस तरह सीनियर्स बताते हैं कि 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ तो आराम से आएगा, इससे ऊपर जा सकता है। और बाकी आपकी लिविंग स्टैंडर्ड पर भी डिपेंड करता है कि आप 5 स्टार वाले हैं या हमारी तरह ढाबे वाले हैं। भाई सीधी सी बात है कि हम तो आपसे मिन्नत तरला करेंगे, हमको पका कर खिला दें। देखें, जो हम ओपन डोर स्कॉलरशिप वाले थे ना, हमारा 1 साल का प्रोसेस है। हम अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में इसका अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और नेक्स्ट सितंबर में हमारा इनटेक होता है। अभी सितंबर से हमने टेस्ट देने शुरू किए, और कहीं जाकर हमें फरवरी में कंफर्म हुआ कि हमने ये स्कॉलरशिप हासिल कर चुके हैं। तो ये सिलसिला, और आप लोगों का तो मेरे ख्याल में 15 दिन भी नहीं लगे, आपको तो थाली में बैठे उठाया। तो अच्छा रशिया की एक चीज़ मैं बता दूं, जो यूक्रेन के साथ जंग चल रही है ना, तू चला जा, तुझे कोई कुछ नहीं करेगा, तो मुझसे गारंटी ले ले, फिर तुझे उन्होंने मार के क्या करना। इसमें शहजादा हम अगर इस लिहाज से देखें ना, तो पाकिस्तान और इंडिया भी हालत जंग में है, अफगानिस्तान भी हालत जंग में है, ईरान भी हालत जंग में है, ठीक है। और चीन और ताइवान का मसला चल रहा है, साउथ कोरिया और जनूबी कोरिया का मसला चल रहा है। तो अगर हम इन मसाइल पर उतरेंगे ना, तो हम पूरी दुनिया में कहीं विजिट नहीं कर सकेंगे। ये अमेरिका का किसके साथ फड्डा नहीं है भाई, उस पर वो पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। तो ये मामला अगर हम देखें, हम अमेरिका भी नहीं जा सकेंगे। तो अगर हम ये चाहें ना कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया हो जाए कि जहाँ पर हमें एक हर चीज़ फ्री भी मिल रही हो और उसके कोई ड्रॉबैक भी ना हो, तो यह नामुमकिन सी बात है। वहाँ पर जंगी हालात होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखा कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट मार गया हो, कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यूक्रेन में मारा गया हो या कोई रशिया में मारा। हाँ, शुरू के हालात में कुछ वाक़यात हुए होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी तो तालिब इल्म सारे सही सलामत पहुँचे हैं। बल्कि वो तो उन्होंने तो पहुँचने की भी हिम्मत नहीं कि उन्होंने वहीं स्टे करने की तौफीक
مانگی ہے خدا سے. تو یہ کچھ مسائل ہیں جو ہمیں نا انٹرنیشنل لابی کے ذریعے بتائے جاتے ہیں. اگر ہم پولیٹیکل جو انفلوئنس اس وقت کریٹ ہو چکا ہے اور جو ایک سنیریو بن رہا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کا, اس کی طرف یار نظر دوڑائیں تو کیا ہے, امریکہ کو اور یورپ کو تنہا کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں چائنا اور رشیا نے مل کر ایک اتنا بڑا گیم کو چینج کیا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایران اور سعودیہ کی صلح کا ہو جانا چھوٹی بات نہیں ہے, اس کے بعد یمن کی صلح ہو جانا, یمنی قیدیوں کا رہا ہو جانا, پھر یمن سے سعودی قیدیوں کا رہا ہو جانا, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے عالم اسلام کے لیے اور ایک ایشیا کے لیے اور رشیا اور چائنا کی اسٹریٹجی کے لیے, کہ جس کے اوپر عمل کر کے وہ دیکھو اب یمن اور سعودیہ کی صلح ہو گئی, ایران سعودیہ کی صلح ہو گئی, اس کے بعد اس دفعہ سعودی عرب نے اسرائیل کی خلاف مذمت کی ہے کہ یہ جو فلسطین پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے یہ ناجائز ہے, ناحق ہے, ہم اس کے تشدد کا مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں آپ کویت, قطر, دبئی, بحرین, عمان, ان سب کے تعلقات پھر سے بحال ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بحال کر کے اب دیکھو پاکستان پر پریشر ہے کہ وہ پیٹرول یوہان میں خریدے رشیا سے. ٹھیک ہے, برازیل نے یوہان میں تجارت کرنے کا اعلان کر دیا ہے, رشیا نے تجارت کرنے کا یوہان میں اعلان کر دیا ہے, ایران اس تجارت کا حصہ ہوگا جو یوہان میں کی جائے گی, انڈیا اس تجارت کا حصہ ہوگا جو یوہان میں کی جائے گی, برازیل اس تجارت کا حصہ ہوگا. ملائیشیا کی بھی خبریں چل رہی تھی شاید وہ بھی بہت جلد اعلان کر دے, اور ہنگری کی بھی صورت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ دوستانہ تعلقات ہیں اس کے رشیا کے ساتھ. ابھی کل کی جو میں خبر پڑھ رہا تھا انٹرنیشنل ایک نیوز ایجنسی کی کہ امریکہ نے پابندیاں لگانے کی سفارشات بھیجی تھیں لیکن جاپان اور یورپ نے مخالفت کی. اب یورپ مخالفت کر رہا ہے یہاں پر وہ رشیا پر پابندیوں کا, یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے نا کہ وہ ہر ایک ملک ڈھل جانا چاہتا ہے, ہر ایک ریاست ایک اسٹیٹ آف پیس میں آنا چاہتی ہے, ان چیزوں سے دور جانا چاہتی ہے. اب یہ کچھ نالائکیاں ہیں جس کو میں یورپ اور امریکہ کی نالائکیاں کہوں گا, اور نالائکیاں جو انہوں نے اپنے چالوں کے ذریعے وہ جو ان کے یوکرائن کے صدر ہیں وہ شروع سے ایک کیا کہتے ہیں کہ بھنڈ, جسے ہم پاکستان میں بھنڈ بولتے ہیں, اس قسم کا وہ بندہ تھا, لیکن وہ فنکاری اور اداکاری اور اپنی وہ بھنڈ والی زندگی سے بھانڈ والی زندگی سے نکل کر وہ مزاح والی زندگی سے نکل کر وہ ادھر آ گیا. تو اب وہ شاید انٹرنیشنل پولیٹکس کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہے جس نظر سے وہ فن مزاح کو دیکھتا ہے یا اداکاری کو دیکھتا ہے, جبکہ پولیٹکس اس سے ایک بالا تر چیز ہے. اور میرے خیال میں یہ کوئی اس طرح کہ وہ کوئی ایسا کھیل نہیں ہے کہ ہم وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے یا کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہم وہ پولیٹکس کو بہت ہی وہ ایزی لے کر ہم انٹرنیٹ اپنی من مرضی کے فیصلے کریں. ایک نیٹو کی خوشنودی کی خاطر, امریکہ کی خوشنودی کی خاطر اور اپنے یورپ کو پورے کو اس نے کرائسس میں دھکیلا ہے. دیکھو شہزادہ, آپ اگر انٹرنیشنل جو ورلڈ میپ ہے ہمارا دنیا کا اس کو ہم دیکھیں تو یار دیکھو امریکہ ایک 7ویں محلے میں بیٹھا ہے یورپ کے, اور رشیا ہمسائے. اب میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں ساتھ والے ہمسائے سے گیس لینے کی بجائے میں چترال سے گیس منگواؤں. تم بھی کہو یار چترال سے گیس منگوا لو, لیکن یہ حماقت کر رہے ہو, اپنے ہمسائے سے لے لو اگر اس کے پاس ہے. تو اس وقت دفعہ تو میرا ایک جرمنی میں رہنے والا ایک دوست بتا رہا تھا کہ انفلیشن الاؤنس دیا ہے جرمنی میں کہ ان کی الیکٹریسٹی بل بہت زیادہ آئے, بجلی کی بل بہت زیادہ آئے, تو انہوں نے ایک خاص کچھ 100 یورو پر منتھ ہر ایک شہری کو دیے کہ ہم نے آپ کے بل میں چونکہ مہنگائی کی وجہ سے اضافہ کیا تو ہم جناب یہ نا آپ کے وہ آپ کو الاؤنس دے رہے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ نے یہ کرنا ہے. تو اس سارے سینیریو کو سامنے رکھیں شہزادہ, یہ صرف ایک آدھ سینیریو کو سامنے رکھنے سے کبھی بھی آپ حقائق کو نہیں پا سکتے. وہ ایک الگ بات ہے کہ رشیا میں ہمیشہ ایک جنون رہا ہے جو جنگ کا, اور وہ اپنی جنگی روایات کو برقرار رکھنے والے ہیں, شہری ہیں. اور میرا 2 ایسے اسٹوڈنٹ سے رابطہ ہے جو یوکرائن سے رشیا میں پڑھ رہے ہیں اور اسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں HSC میں. تم جیسی اختصار کے ساتھ میں بتاتا چلو, جاب کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں پہنچا نہیں ہوں, لیکن جو میں نے سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ عموماً اگر آپ رشین لینگویج سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈیورنگ لرننگ دا رشین لینگویج ود ان
3 to 4 months you will be eligible, you will be able to get a job with average salary. اچھا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے رشیا اور یورپ کو کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس یہ پوچھتے رہتے ہیں. دیکھیں شہزادہ، میرے بہت سارے ایسے جاننے والے ہیں کہ جنہوں نے رشیا سے ایم فل کیا اور پی ایچ ڈی کے لیے وہ یورپ چلے گئے اچھی اسکالرشپ پر. میرے خیال میں بینگ اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اٹ ڈزنٹ میٹر ویئر آر یو اسٹڈنگ اور ویئر یو آر انرولڈ، بٹ اٹ میٹرز ہاؤ مچ یو آر eligible to do research work, to do your course work, to get good grades, to get skills. Like if you have no skills, how can you claim this like I have no good opportunity? First you have to gain good opportunities, like you have to gain good skills. آپ جب تک عملی میدان میں شہزادہ نہیں اترتے نا، اس وقت تک وہ آپ کے لیے، آپ چاہے وہ سونے کے پہاڑ آپ کے سامنے ہونا، آپ کے لیے وہ خاک ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے وہ پہاڑوں میں سے سونا تلاش کرنا ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو وہ سکل ڈھونڈنا پڑیں گے کہ جو اس خاک میں سے سونے کو چھان سکیں. بس اگر کوئی اختتام چاہتا ہے، اختتام اسی کے ساتھ کرتا ہوں کہ بھائی جان یا جو بھی میل ہیں یا فیمیل ہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ضرور اپلائی کریں. اور اگر ان کے پاس اس وقت ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے کا آپشن نہیں ہے تو وہ نیکسٹ ایئر تک کا ویٹ کریں. ہم حاضر ہیں. آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا؟ جی، میرا ای میل ایڈریس نیچے دیا ہوگا، آپ کا بھی ای میل ایڈریس نیچے دیا ہوگا. آپ بیک اینڈ کے کھلاڑی نہ بنے، ذرا فرنٹ پر آ کر کھیلنے کی جسارت کریں. اور بہتر وہی ہوتا ہے کہ جو میدان میں اترے، اور جس طرح سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. تو آپ وہ شان سلامت رکھنے کے لیے نا کچھ عملی میدان میں اترے. میں نا اختتام کرتا ہوں کہ جو بھی لوگ اسکالرشپ پر جا رہے ہیں، خدا ان کو ہمت دے کہ وہ اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کر لا کر، اسکل سیکھ کر اپنے بہترین مستقبل کے لیے محنت کریں اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کے لیے انوویشنز کی طرف جائیں، کیونکہ بغیر انوویشنز کے ہم پیچھے رہ جائیں گے. اور اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں انٹرویو مکمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ.